नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर के बनने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये माना जा रहा था कि शायद अब बहुत सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन काशी में ज्ञान वापी को लेकर के सर्वे की बात हुई और सर्वे की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है, लेकिन वहां पर भी जो मस्जिद है उसके सर्वे का काम पूरा हो गया। मथुरा में उसी तरीके की बातचीत चल रही है और ताजा बातचीत जो हुई वो ताजमहल को लेकर के हो गई कि ताजमहल के 22 कमरे हैं उनको खोला जाना चाहिए और उस कमरे के नीचे जो है कमरों में क्या है उससे पता लगेगा कि वहाँ क्या था। पहले मस्जिद मतलब ताजमहल था या कोई मंदिर शिवालय था, ये इस तरीके की बात थी। और तो और ये 3 दिन पुरानी बात थी, लेकिन परसों की बात तो मीनार को लेकर के भी हो गई। तो देश में एक नई तरीके की लहर शुरू हो गई है। अब इसका हश्र क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन ताजमहल को लेकर के जो सुनने में आया, डॉक्टर रजनीश सिंह उन्होंने याचिका दायर की थी और उसके बाद अनेक इतिहासकारों का मानना रहा है कि चौंकाने वाले तथ्य जरूर निकलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को हम दो ऐसे लोगों से समझेंगे जो इस पूरे प्रोसेस को अपने जीवन को की शुरुआत से समझते रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ उस पर काम किया है। हमारे साथ हैं रवि भट्ट साहब, प्रोफेसर रवि भट्ट साहब इतिहासकार हैं और इनका नाम और इनकी शोहरत आप सब जानते ही होंगे। जो भी थोड़ा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट रखता रहा होगा, लखनऊ के बाशिंदे हैं और अयोध्या से लेकर के और लखनऊ पे तो बहुत सारा काम किया, लेकिन उसके अलावा भी पूरा बहुत सारा इनके हिस्से में काम है जो पूरी उस गंभीरता से बताएंगे। और दूसरी तरफ हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी भटनागर जो 8 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, इतिहास पे भी इन्होंने काम किया है। कश्मीर पर इनकी एक इतिहास से जुड़ी हुई किताब भी आई है, पत्रकार रहे हैं और अभी भी लिखने पढ़ने के काम में मशगूल रहते हैं, बहुत व्यस्त हैं। लेकिन इसके जो सामाजिक एस्पेक्ट है उस पर बातचीत करेंगे। आप दोनों महानुभावों का नवोदय नारायण पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि भट्ट साहब आपका से जानना चाहूंगा, ये 22 कमरों को खोलने को लेकर के जो याचिका दायर की गई है, आप ऐसे कई लोग मानते रहे हैं कि इसके चौंकाने वाले तथ्य निकलेंगे। और एक इतिहासकार तो जिनके बारे में पीएन ओक थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ट्रू स्टोरीज ऑफ ताज। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ताजमहल में शिव मंदिर से संबंधित कई दावे किए थे। अपनी किताब में राजा जयसिंह के फरमानों के जिक्र के साथ साथ उनकी स्थापत्य कला का भी उदाहरण दिया था और बहुत सारे जो धार्मिक चिन्ह है उसको लेकर के बातचीत की थी उन्होंने। आपका क्या मानना है, ऐसी चीजें उठने के बाद में क्या किया जाना चाहिए, कोर्ट क्या करे, कैसे करे? और अगर मैं और भी बात आगे ले जाऊं, थोड़ा सा ज्यादा लंबी बात हो रही है, तो उस ऐसी स्थितियों में होगा क्या? पहले तो आप ये बताइए कि आपका क्या मत है ताजमहल को लेकर के जो याचिका दायर की। मैं रवि साहब, मैं अगर अपनी बात एक प्रश्न से करूं तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, बहुत मेरे को ये बताइए कि जो 22 कमरे हैं जिनके बारे में आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको किसने सिक्योरिटी रीजन से बंद कराया और उसके बाद लगातार क्यों बंद रहे? क्या सिक्योरिटी रीजन है उसका? तो नहीं, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी जिज्ञासा है। ये मैं आपके ज्ञान, किसी के ज्ञान पे क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं लगाने की। मेरी जिज्ञासा है, चूंकि आप लोग काफी से क्लोज रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बात, वो कौन सी सिक्योरिटी है जो देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी? है वो किसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी? देश की नहीं पड़ेगी, वो किसकी पड़ जाएगी? ताजमहल की पड़ जाएगी। और वो किसने कराया है जो इतना बड़ा इशू हो गया है, सिक्योरिटी की वजह से उसको खोल के देखा नहीं जाएगा? और ये ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर सोना बहुत रखा हुआ हो तो जिसकी वजह से कोई डर हो। तो मैं आपसे थोड़ा सा, मेरी जिज्ञासा है। नहीं, मैं इस पे खुलासा क्या दूंगा, मैं तो आपके ऐतिहासिक इतिहास का
जो पक्ष है वो जानना चाहूंगा। और बाकी जो सरकार की तौर से कहा जाता है या सामाजिक पक्षों की तरफ से कहा जाता है कि एक सामाजिक वैमनस्य ना पैदा हो, वहां क्या निकला है क्या नहीं निकलेगा तब, और ये मेरे ख्याल से 1936-38 के आसपास इसको बंद किया, आखिरी बार खोला गया था, बंद नहीं किया गया था, आखिरी बार खोला गया था। तो ऑलरेडी 80-90 साल हो चुके हैं। अब आप हमें अपने ज्ञान से और अपने इतिहास से बताइए कि निकलेगा तो क्या होगा, और निकलना चाहिए तो पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आखिर आपका जो एस्पेक्ट, आपका जो कहना रहा है कि ये खोल करके देखने में कोई बुराई नहीं है, एक बार वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दीजिए। अब आप अपनी बात को और विस्तार दें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नजर आती है वो ये आती है, अब मेरे को एक, मैं बहुत एक एज अ हिस्टोरियन नहीं, मैं एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट आस्क यू, रेदर शेयर विद यू। सी व्हाट हैपेंस in case you meet a stranger on the street or in a party, you meet a stranger and he starts talking very high of your grandfather, right? उनकी खूब तारीफ करता है कि आपके ग्रैंडफादर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत ही बड़े आदमी। आप उससे कभी, क्योंकि आपको सूट करता है वो, ये बहुत ही दयावान थे, बहुत ही लोग हेल्पफुल थे, बहुत ही एंटरप्राइजिंग आदमी थे, बहुत विशाल हृदय के आदमी थे, तो उसको आप कभी भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भाई आप ये कैसे करें, मैं प्रमाण तो दीजिए ना, आप कह रहे हैं हमारे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे आदमी थे, आप कभी नहीं मांगेंगे। ज्यादा आप मतलब ज्यादातर लोग नहीं मांगेंगे। तो जब कोई बात, जबकि हो सकता है कि आप इस बात को समझ रहे हो कि जितना महान ये शख्स बनाने की हमारे फादर को कोशिश कर रहा है या ग्रैंडफादर को, उतना हमारे फादर, ये ग्रैंडफादर महान नहीं थे। यही बात ताज के सिलसिले में भी आई। ताज के अंदर, चूंकि ताज के अंदर अभी तक ये था कि शाहजहां ने बनवाया उसको और शाहजहां ने उसको क्रिएट करा, दैट वाज अ वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री व्हिच वाज एक्सेप्टेड आल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट। पर उसके बाद से जब से हिंदुत्व का जो पुनरुद्धार हुआ है, राष्ट्रवादी हिंदू का एक नया कैंपेन शुरू हुआ है, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों को ये सूट कर रहा था कि अगर कहा जाए नहीं हिंदू का है ये, और खाली वही नहीं, और भी जहां जहां भी कंट्रोवर्सीज हुई तो वहां पर तो उस नैरेटिव को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा, जो कि शायद लॉजिकली बहुत सही नहीं था, बट पीपल स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन बाय द इमोशन रेदर देन ऑन द लॉजिक। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब पीएन ओक की बात करते हैं। कंट्रोवर्सी को बेसिकली जो ट्रिगर किया है, इसको ट्रिगर करने वाले पीएन ओक है, दैट इज पुरुषोत्तम नागेश ओक। ही वाज अ कश्मीरी ब्राह्मण बॉर्न इन इंदौर, और उन्होंने इसके बारे में, अच्छा उनके साथ क्या, उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू करा। और ज्यादातर लोगों को, जैसा कि बहुत स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आदमी विदेश से, विदेशी आक्रांता वर्ड यूज करना में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं कर सकता हूँ। तो बाहर से इन्वेडर्स आए और उन्होंने यहाँ पर आके रूल करा, और एक लंबे समय तक जो भी रूल करता है, उस समय तो रूल पावर से ही होता था, उस समय ढकोसला भी नहीं होता था कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स को दे वर पुटिंग अप अ वेरी ट्राइंग टू पुट देयर इमेज की बहुत वो एक जस्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, और ऐसा उन्होंने वो तो ये भी नहीं करते थे। तो उस जमाने में चूंकि यहाँ का बहुत ही ज्यादा ऑपरेस थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, अगर मूल निवासी शब्द हम यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद में जब ये नरेटिव मिला तो पीपल लैप्ड इट अप एंड it was more of an emotional acceptance rather than logical. And after that over a period of time, that emotional acceptance has become the part of the psyche of the people, and they thought no, ये है तो, और इतना पढ़ा किताब लिखा है, और एक किताब भी बहुत बड़ा भ्रम सोसाइटी के अंदर होता है, मतलब किताब में लिखा है, किताब क्या भाई, किताब क्या कोई वो इज इट अ गॉस्पेल ट्रूथ, इज इट क्या ये वेद वाक्य है क्या? कोई भी आदमी कोई किताब लिख दे बैठ के तो आप कहेंगे भाई किताब में लिखा है। तो किताब भी किसने चेक करी है, कैसी किताब लिखेगी, उसकी किताब भी कितनी एक्सेप्टेंस है। तो उसके आधार पर लोगों को ये साइकी बन गया कि ये हिंदू की तरफ है। अब आप आते में इसके बाद में यहाँ पर अक्सर जो
बताने की कोशिश की जाती है कि जैसे इसके अंदर फ्लास जो हैं वो इसके अंदर कहना चाहिए आपको, इसकी ताजमहल के अंदर उसकी आपको उसके स्केचेस मिल जाएंगे, उसके प्रतीक मिल जाएंगे किसी भी रंग से बनाए गए, चाहे उसके अंदर स्टोन कार्विंग करके कमल के उसके अंदर स्टोन फूल, भरा गया हो। सर्पाकार और गणेश जी वगैरह वगैरह। जी जी। अब गणेश जी तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा होता है, अब इसमें दो शब्द हैं इस्तेमाल मैं करूंगा, थोड़ा सा मैं कभी कभी बहुत बदनाम भी हूँ कुछ ऐसी बातें बोल जाने को जो कि अक्सर लोग को मजा नहीं आता है। भूत और भगवान, ये दोनों जहां आप देखना चाहे आपको दिख जाएंगे। अगर आप भूत देख डरपोक किस्म के आदमी हैं और भूत देखना चाहते हैं तो आपको बहुत जगह भूत दिख जाएगा आपको। और इसी ढंग से अगर आप आस्थावान आदमी हैं तो भगवान भी आपको हर जगह दिख जाएगा। इसी ढंग से जो प्रतीक होते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे बादल हैं। आप आसमान की तरफ अगर निगाह डाल के देखिए, ऊपर की तरफ बादलों, जस्ट सी द क्लाउड्स इन द स्काई एंड यू सी दैट व्हेन क्लाउड्स स्टार्ट फॉर्मिंग डिफरेंट शेप्स, एट टाइम्स यू विल फाइंड उसके अंदर कोई आदमी चल रहा है, किसी आदमी किसी को पकड़ रखा है, अब डिफरेंट फिगर्स आने लगते हैं, यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग इट। और फॉर दैट रीजन अगर घर के अंदर पुराने जमाने में जब पुताई होती थी चूने से, जब दीवार से प्लास्टर हल्का था, चूना गिरने लगता था, उसके अंदर भी तमाम फिगर दिखने लग जाती थी। तो वो जो आप जो कह रहे हैं कि उसके अंदर दिखने लग जाता है, यू नो दैट जो मुस्लिम्स हैं उनको तमाम जगह पर अल्लाह लिखा हुआ मिल जाता है, कभी फल का कोई काटा उसमें अंदर को अल्लाह लिखा हुआ मिल गया, कभी बकरे के ऊपर कुछ अल्लाह लिखा हुआ मिल गया। तो उसके ऊपर तो आप मत जाइए, नंबर वन, कहीं ना कहीं इतना बड़ा। अब जी आपका बोलिए। ये बताइए मत क्या है, मतलब इसको खोला जाना चाहिए, खोला जाना चाहिए तो उसके बाद मतलब वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाना चाहिए, या अगर कुछ ऐसा निकला तो फिर क्या करना चाहिए, मैं ये जानना चाहता देखिए तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही आप सहज सी बात आपने पूछी है। कोई भी आदमी इसको कहेगा कि अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उसको जितनी जल्दी डिफ्यूज कर दिया जाए उतना बेहतर है। आई स्टिच इन टाइम सेज नाइन वाली पुरानी कहावत है। तो अगर ये है तो मेरी तो समझ में नहीं आता है, आप लोग बहुत ज्ञानी, आप बताइए कि अब तक खोल के देखा क्यों नहीं गया। अगर अगर वो अगर एक पक्ष उसको खोलने की ज्यादा मतलब वो इस बात पे अड़ा हुआ है अपनी जिद पे कि हम नहीं खोलने देंगे, तो न्यायालय किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? हूँ। न्यायालय बिल्कुल ठीक। आदमी किसी समुदाय विशेष के या व्यक्ति विशेष के हट पे चलेगा, या न्याय जो होगा वो समानता के क्या आधार पे चलेगा, सबके लिए एक होगा। जी। वो कोई कहे मैं नहीं मान रहा हूँ तो, और ये तो सरकार की कमजोरी है, ये तो न्यायालय की कमजोरी की उनके उनका जो है दिया गया वर्डिक्ट माना नहीं जा रहा है। इट इज नॉट चलिए एक्जीक्यूटेड, इट अभी शुड बी अभी एक्जीक्यूटेड। अभी उस पे बात करते हैं। अश्विनी, आप साहब ये बताइए, क्योंकि आपने लखनऊ भी खूब देखा है, ताजमहल के दीदार भी खूब किए हैं वहां पर, उस उम्र में भी किए हैं और अभी भी करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप रवि भट्ट साहब की इन बातों से सहमत हैं कि उसको ताला खोला जाना चाहिए, और खोले जाने के बाद जो जो मैं बहुत सीधा सवाल है, अगर इस तरीके के कुछ निशान मिलते हैं, कुछ बातें होती हैं, तो तय है कि उससे विवाद बढ़ेगा। तो क्या हल है, क्या ऐसी बातें की जानी चाहिए? अभी कुतुब मीनार को लेकर के शुरू हो गया, ज्ञानवापी वाला सर्वे चल ही रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप इतिहास की तरह से भी देखेंगे और एक समाज के जागरूक पत्रकार की तरफ से या नागरिक की तरफ से भी तरह से देखेंगे। माकू जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये छोटी मोटी बात है जो कि चंद लोग आपस में मिल बैठ के उन्होंने एक रिट फाइल कर दी है और उसको लेके हमारा बातचीत किए जा रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। 2018 में ये बात सेटल हो चुकी है। ऐसे ही एक रिट एक पटिशन फाइल की गई थी आगरा के लोकल कोर्ट, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसके कमरे खुलवा के रखिए क्योंकि इसमें देखिए यहाँ नीचे मूर्तियां रखी हैं। और ये भी सवाल उठाया गया था कि ये 22 कमरे क्यों बंद हैं इतने दिनों से। 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे एफिडेविट फाइल किया, जिस एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि हमने इसके कमरे
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत बंद किए हैं। तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी तभी 2018 में ही। कंट्रोवर्सी क्या, ये किसी के खम ख्याली थी, किसी ने जाके कोर्ट से कहा, कोर्ट ने उसके ऊपर उसका निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद एएसआई का जवाब आया और मामला खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से जब कंजर्वेशन ऑफ ताजमहल का जो पूरा मुद्दा चल रहा था कि इस इमारत को कैसे बचाया जाए, तो जो उसमें करोजन हो रहा था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी और उन गाइडलाइंस के अंतर्गत जो नीचे के कमरे थे उनको भी खोलने के लिए मना कर दिया गया। उससे पहले भी ये कमरे बंद थे। ये कमरे क्यों बंद थे? ये कमरे इसलिए बंद थे, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 1965 में मेरे जो फादर थे वो आगरा में पोस्टेड थे। हम लोग बहुत जाते थे ताजमहल, और आप आज जब आप ताजमहल जाते हैं तो सिर्फ ऊपर की कब्रें देख सकते हैं और नीचे जाना अलाउड नहीं है। तब हम लोग नीचे भी जाते थे क्योंकि जिला प्रशासन में हमारे फादर थे और वहां पे कमरे भी थे, वो तब भी बंद थे। और वो कमरे बंद थे और जब भी एक बार हमारे फादर को लगा कि बंद क्यों है, जरा खोल के दिखाओ, तो एएसआई वालों ने खोल दिया। उन्होंने दो कारण बताए कि हमने क्यों बंद किया। एक पहला कारण था कि नीचे जब लोग आते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, उससे क्राउड मैनेजमेंट की समस्या हो सकती है, इसमें लोगों का या तो दम घुट सकता है, किसी को चोट लग सकती है। इस वजह से निचला हिस्सा बंद कर दिया। दूसरा कारण यह था कि जब लोग वहां जाते हैं और भीड़ हो जाती है इकट्ठा, तो जो मार्बल का बने हुए हैं, देखिए ऊपर जो मार्बल लगा हुआ, नीचे जो वास्तव में कब्र है वो नीचे है, तो वहां जो मार्बल रखा है वो बहुत ही फाइन ग्रेड मार्बल लगा है। तो उनका ये कहना था, अब पता नहीं कितना सच था कितना नहीं था, उनका ये कहना था कि जब बहुत सारे लोग उन कमरों में इकट्ठे हो जाते हैं और उन कमरों में कुछ है नहीं सिवाय अच्छी सी वहां पे अच्छे जो मोटिव्स बने हुए हैं, तो कहने लगे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि बंद स्पेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की वजह से वहां पे जो अंदर का ढांचा है उसको खतरा हो जाता है कि वो उसका जो मार्बल है वो पील ऑफ हो जाएगा, इसलिए कमरे बंद कर दिए गए हैं। वैसे भी किसी को खाली कमरे देखने में क्या इंटरेस्ट है। तीसरी बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट की समस्या है कि वहां पे बहुत सारे लोग आ गए और आने की वजह से वहां पे किसी के दम घुट गया तो हमारी सर पे सरदर्द हो जाएगा। ये बातें उन्होंने बताई, ये कमरे तब से बंद। दूसरी बात जो है, जब ये मामला सेटल हो गया एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टर दे दिए, तो एक कौन सा बात हुई कि आप आके वहां पे अचानक कहने लगे कि वहां पे जो एक शिव मंदिर था, आप या तो ये तो रवि भट्ट जी ने सही कहा है कि या तो न्यायालय ने जो कहा है उसको मानिए, आप ऐसे बिना किसी एविडेंस के आप आके उसको सडनली एक लेबल दे देते हैं कि ये तो तेजो महल है और यहाँ शिवालय है। व्हाट इज द एविडेंस? ओक साहब की जो बात की अभी इन्होंने, पीएन ओक जो जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने तो ये भी लिखा कि ताजमहल के अंदर की जो गुम्बद है तो उसको आप देखेंगे तो वहां पे ओम लिखा हुआ है। अब वो कहाँ है? वो तो अभी खुली हुई है ना, तो कोई भी जाके सबसे पहला काम ये करे कि ये वेरीफाई करे कि जो पीएन ओक ने लिखा है कि वहां पे गुम्बद की छत पे ओम लिखा है, कार्व आउट किया गया है, लिखा मतलब कार्व किया गया है, वो कहाँ पे? अगर है तो ठीक है, तब आगे बात की जाए, अगर नहीं है तो पीएन ओक की बात जो यही खत्म हो जाती है। तीसरी बात आकू जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कह रहे थे कि उसमें बहुत सारे हिंदू चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे कमल का फूल या बूटे। आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ताजमहल में जितने भी बूटे बने हैं उसमें कम से कम 90% बूटे वो हैं जो कि नूरजहां ने डिजाइन किए थे। किसने डिजाइन किए थे? अब लखनऊ की बात, ये रिसर्च मैंने लखनऊ के संबंध में की थी, उससे मेरे को ये पता चला कि नूरजहां ने बूटे इसलिए डिजाइन किए थे क्योंकि चिकनकारी का काम हिंदुस्तान में पहली बार नूरजहां की देखरेख में शुरू हुआ था दिल्ली में, और उसके कारखाने लगाए गए थे यहाँ अपनी पुरानी दिल्ली में। तो नूरजहां ने एज अ डिजाइनर उन बूटों को डिजाइन किया, और वो बूटे जो है चिकनकारी के काम में आते थे। जो शाहजहां के आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर थे, उनको ये बूटे जो लोगों की पोशाक से को देख के उनको पसंद आए, उन्होंने वही बूटे ताजमहल की दीवारों में और उसके अंदर बनाए हैं। वो जो बूटे हैं उसमें जो हिंदुस्तान में पाए जाने वाले
देखिए नूरजहां यहाँ की नहीं थी, उसके फोरफादर पर्शिया के थे, ठीक है। तो उन्होंने वहां के यहाँ के जो फल फूल वगैरह पाए जाते थे और जिनको एक डिजाइन एलिमेंट दिया था नूरजहां ने, उन्होंने वो पूरा का पूरा डिजाइन कॉपी करके ताजमहल को ब्यूटिफाई करने के लिए उपयोग किया। तो ये सब बातें जो हैं, कुछ लोग हैं, 2 4 6 लोग जिन्होंने मिलकर ग्रिड फाइल कर दी, और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इट इज अ लोकल थिंग, बहुत लोकल चीज है। ये आगरा में भी हो चुकी है, आज लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में हो रही है, कल कहीं और शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, आप कह रहे हैं, आप दूसरी बात कि हम उनको खोल के देख लें, आप खोल के देख लीजिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आकू जी आपको ये बता रहा हूँ कि जो ताजमहल की फाउंडेशन ऐसी नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो उन्होंने जो है फाउंडेशन जो की है वो एक विशेष प्रकार की जो सीमेंटिंग टेक्निक होती है, जिसे सूरज कहते हैं, जिससे कि पानी ना आए, मॉइस्चर ना आए और बिल्डिंग की फाउंडेशन खराब ना हो। तो उन्होंने 50-50 फुट नीचे खोद के उसकी फाउंडेशन बनाई है। अब आप बताइए, अगर वहां पे मंदिर था तो, और उसकी जो मूर्तियां थी, जब इतना खुद चुका है सब कुछ, उसके बाद वो कहाँ पे, वहां पे क्यों रखी जाएंगी, क्यों रखी जाएंगी? तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, जो चीज एक बार मकबरा बन चुकी है, जहां पे इतनी लाशें दफन है, हम क्या उसको मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं? वो जगह मंदिर हो सकती है, कब्रिस्तान में मंदिर हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये एकदम गलत बात है, उसकी हम लोगों को इसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए। जब हाई कोर्ट में मामला लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित रहने दीजिए, हाई कोर्ट जब फैसला देगा तब बात करेंगे। अभी से उसके बारे में लेके इसको खोल देना चाहिए। क्यों खोल देना चाहिए, क्यों खोल देना चाहिए? आप मेरे को बताइए, ये देखने के लिए कि किसी पीएन ओक ने कहा था, पहले ये देख ले कि पीएन ओक ने जो कहा कि वहां पे ओम लिखा हुआ है, छत पे क्या लिखा हुआ है, उसको क्यों नहीं देख रहे आप? तो हिस्ट्री जो है एक 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 एक, एक ऐसी चीज नहीं जिसके साथ जब चाहे तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, उसको जिस तरह से कान पकड़ लीजिए। मैं क्या रवि भट्ट जी, आप ये मानते हैं कि अश्विनी जी जो कह रहे हैं, खास तौर पे जैसे भारतीय सभ्यता में जो निशान है, चिन्ह हैं, या देवताओं के जो आकृतियां हैं, वो कहीं पे भी, गणेश जी के बारे में तो मशहूर है, गणेश जी का तो मतलब आप एक गोला बनाइए, बीच में जरा निशान लगा दिए, गणेश जी हो गए। या जो उनका नाक का रूप होता है, उसको लेकर के अक्सर होता है। तो मुझे लगता है कि या और भी फूल पत्तों को लेकर के है, तो वो उसको तो कहीं पे भी संभव है, इतिहास मानता है इस बात को, या इससे उसको जोड़ता है, नहीं जोड़ता है? आपकी क्या राय है? देखिए, इतिहास को दिक्कत तब होती है जब हिस्ट्री की, धर्म क्या है, मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी मिथ से बना हुआ है। जब जो बहुत ही धार्मिक लोग होते हैं, वो जो मैथोलॉजी उसको सच मानते हैं। अभी किसी स्टॉन्च हिंदू से आप पूछ लीजिए कि राजा राम थे कि नहीं थे, आपके रावण था कि नहीं था, वो सब कहेंगे बिल्कुल था। इसीलिए किसी क्रिश्चियन से आप बात करिए, किसी से बात करिए, जो ये तो भी बहुत पास के रिलीजन है, इसलिए इनके जो प्रवर्तक थे उनको तो उनकी तो हिस्ट्री सबको मालूम है, लेकिन उसके साथ जो तमाम कहानियां जुड़ जाती हैं कि उनको ऐसे ऊपर से ऐलान हुआ और ये हुआ वो हुआ। तो धर्म को, जब आप धर्म के चश्मे से इतिहास को पढ़ेंगे, तो फिर वो आपका ज्ञान जो होगा वो नहीं रवि, ये महल का मुद्दा है। ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो हमारे पास उपलब्ध है, और कृष्ण जो है वो भी मैथोलॉजी कहना एक बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन टेक्सचुअल रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो हिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ बोथ आर्कियोलॉजी एज वेल एज आर्कियोलॉजी एंड रिलेटेड मटेरियल, एंड आल्सो टेक्स्ट के किताबों में जो बात पाई गई है, पुरानी किताबों में जो लिखा गया है, उसके एग्जामिनेशन और उसका कोलेशन एनालिसिस के बाद हम उसको, जो प्योर मिथ है उसको अलग कर सकते हैं, और उसमें से जो डिस्टिल्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो ला सकते हैं। तो ताजमहल इज नॉट अ mythology at all. And religious belief in Shiva
is different. See, I have never said about the Taj Mahal when he was talking about the basic. He was talking about the history and mythology. हिंदी So में I हिंदी में said, रवि जी don't mix हिंदी up the में mythology with the history. I said when it comes to the reference of because his question was basic question was whether in a place where a lot many dead bodies are buried, can हिंदी में there be a temple can be made? I think probably, if I'm not wrong, I got this thing. So on that I was speaking about. I said I am not qualified to make a statement about the religious practices. I thought that was your question when you said, is it possible that a place where dead bodies are buried, or call it a graveyard, and where can temple be built? I thought that was the question. Then I said, look here, I don't qualify to make a statement about the religious practices. That is all. अच्छा, अब क्योंकि अब इस ताजमहल के साथ साथ अब मामला कुतुब मीनार का उठा लिया गया, फिर कुछ और भी उठा लिया जाएगा। लेकिन अब जब खास तौर से जब अयोध्या विवाद के बाद अयोध्या में जो Here I'd like to interrupt you. Mr. Ashwini Bhatnagar has said one thing very well. I said, is two part of it. He said कि यार इसमें कोई इतना बड़ा है ही नहीं एजेंडा जितना कि इसको तूल दिया जा रहा है. Number one. नहीं बिल्कुल ठीक है अश्विनी जी जो कह रहे हैं. I think it's a more of a media creation. Number one. Number two, ये जो है कि खोल के ना देखा जाए, इसमें मेरी राय दूसरी हो सकती है. मैं तो कहूँगा इसको खोल के एक बार जो भी खोल के उसको देख के और बात को खत्म करी जाए. But he has the right to his opinion. I respect him. रवि, हम लोगों को चाहिए अगर जो उसमें ज्यादा जरूरी ये है कि ASI ने आगरा के कोर्ट में क्या एफिडेविट फाइल किया, नंबर 1. नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो डायरेक्टिव्स हैं ताजमहल के कंजर्वेशन को लेके, उसमें क्या कहा गया है कि कमरे बंद अगर किए गए हैं तो क्यों किए गए, उसमें ASI ने अपनी दलील दी गई होगी. ठीक है, ASI की दलील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा ही हुई होगी और उसके बाद ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है. आई एग्री विद यू. ओके, आई सेड खोल के देख ले, क्या खोल के देखेंगे जो पर्टिकुलर. नो, आई थिंक दिस रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइमिंग्स एंड इशू. दैट्स यू आर सो रिजिड कि खोल के नहीं देखना चाहिए, मैं रिजिड को खोलना चाहिए. तो ये इशू पूरा बात फिर लंबी बात हो जाएगी. इस पे हम लोग प्रॉब्ली ऑन दिस फोरम वी कांट डिसाइड. बिल्कुल अश्विनी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि देश की आजादी के 50-60 साल तक इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया, गलत तरीके से बताया गया, और अब क्या इतिहास का करेक्शन इस तरीके की चीजों से किया जा सकता है? नंबर 1. नंबर 2, जिन बातों से या जिस तरीके से, चाहे वो ताजमहल का हो या कुतुब मीनार का हो, ये बातें उठा करके क्या हम या किसी और पूजा स्थल के बारे में उठा करके, क्योंकि देश में 1991 में कानून तक इस बारे में पारित हो चुका है, अयोध्या के खास अयोध्या में जो विध्वंस हुआ था उसके बाद, कि कोई भी आगे नहीं होगा. उस कानून का क्या होगा? क्या इस पर फिर से विचार किए जाने की समय की आवश्यकता है या नहीं है? तो जो अभी ज्ञानवापी और मथुरा में हो रहा है या होने के आसार हैं, उनको देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, इतिहास हमेशा विजेता लिखता है. हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर. तो जो विजेता अपने हिसाब से देखता है उसी हिसाब से वो इतिहास लिख देता है, और उसके बाद हम और आप जैसे लोग इतिहास को एक पूर्णतः सच मानने लगते हैं. 1947 में जब हमारी आज़ादी आई और उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो इतिहास हमको बताया वो हमने मान लिया. फिर उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे जारी रखा, और होते करते यहाँ की स्थिति आ गई कि जो ऑल्टरनेट इतिहास है या जो बात अनसुनी अनकही रह गई है उस पर भी तो कुछ करना चाहिए. तो आज की तारीख में जो एक सोच है वो नए विजेता की सोच है, और वो नया विजेता अपने हिसाब से इतिहास लिखने की एक आकांक्षा रखता है. तो उनको लिखने दीजिए.
मैं तो इसके पूरे पक्षधर हूं कि जो इतिहास नया नहीं, या इतिहास का पुनर्विचार, या जो बातें जो अनकही अनसुनी रह गई थी, या पिछले विजेता के दबाव की वजह से वो उभर के नहीं आई थी, उनको अब उभरने का मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन हमें जब भी ये काम करना है, ऐसा करना चाहिए जिसमें कि कम से कम लॉजिक को डिफाइन ना करे, ज्यादातर फैक्ट बेस्ड हो। और तीसरी बात, जो एकेडमिक रिगर है, जो एक एकेडमिक एक होता है कि आप 2 और 2 4 होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल के एकेडमिक रिगर को फॉलो करते हुए वो इतिहास रचना चाहिए, लिखना चाहिए। अब राखी गढ़ी में खुदाई हो रही है, उससे बहुत सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं। आज कंगन को आरसी क्या, सबको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या था और कितना बताया गया और कितना नहीं बताया। उससे पहले भी जो पहले में जो ब्रिटिशर्स ने मॉर्टिमर व्हीलर ने जो खुदाई की, उन्होंने भी अपने हिसाब से अपना रखा। हर चीज की टेक्नोलॉजी होती है, एक एज होती है और सीमा होती है कि हम कितना पता कर सके। ये पहले एक जमाना ऐसा था जब कार्बन डेटिंग नहीं थी, तो हम कैसे पता करते? अब कार्बन डेटिंग आ गई तो हम कार्बन डेटिंग के थ्रू जान सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, और जो इतिहास की बातें जो छुपी हुई थी या नहीं बताई गई थी, जरूरी नहीं है कि वो किसी राग और देश की वजह से नहीं बताई गई, ओवरसाइट भी हो सकती है। लेकिन अगर वो ओवरसाइट हुई है तो उसको ठीक करना चाहिए और हमारा जो वास्तविक इतिहास है उसको बताना चाहिए। दूसरी बात आकू जी आपने जो पूछी कुतुब मीनार के बारे में, ये तो देखिए कुतुब मीनार का जो मामला है और ऐसे जो मामले हैं, तो ये तो इतिहास में सिद्ध होता है कि बहुत सारे मंदिर तोड़े गए और उनकी जगह मस्जिद बनाई गई। इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, इट्स अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो अगर मंदिर तोड़े गए हैं और बनाई गई हैं तो उनको एडमिट करना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा हुआ। और हमारी इतिहास की किताबें अब आज की तारीख में भी आप जब आप हाई स्कूल में पढ़ते थे तब भी ये बताया जाता था कि कुतुब मीनार जो बनी है उसके आसपास इतने मंदिर थे, उनको तोड़ के उसके मलबे से उन्होंने कुतुब मीनार बनाई। तो लेकिन आप अगर इतिहास को रिविजिट आपका कहना है कि तथ्यों को छुपाया जाना नहीं चाहिए और जो है वो साफ साफ बताइए, चाहे इतिहास में पहले बताया गया था या नहीं बताया गया था। अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से, हालात क्या, अभी जो हमारे पास सुविधाएं हैं, चाहे जैसे आपने कार्बन डेटिंग की बात की, बाकी और जो बातें की, उससे जो पता लगता है इतिहास से या जो हमारी तकनीकी से, वो हमें बताने में गुरेज नहीं करना चाहिए और उसको स्पष्ट रखना चाहिए। यही राय रवि भट्ट साहब की भी है और अश्विनी साहब आपकी भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बातचीत को एक लॉजिकल एंड दिया कि जो है वो साफ साफ बताइए। लास्ट सेंटेंस बोल दें कि इसमें जो बात अश्विनी ने कही बहुत बढ़िया कही, दृढ़ता होनी चाहिए पर जड़ता नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी बात को नए पर्सपेक्टिव में हमेशा जब भी आए तो आप जरूर देखिए उसको भाई, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से आपका बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब समय इतना ही है और फिर आगे हम लोग इस पर कभी और जरूरत होगी तो जरूर बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अश्विनी।